Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 30 July 2020. Let's start the session. So our first news is हाँ, तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है इंडिया में, आप ध्यान रखिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज पूरा न्यूज़पेपर करीबन 4 से 5 न्यूज़ इसी के ऊपर थी, लेकिन बहुत डिटेलिंग में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है फॉर योर एग्जाम्स। जो लिमिटेड चीज़ मैं बता रहा हूँ बस उतना ही याद रखिएगा, वही आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है या आप अपने एसए में यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें। तो देखिए, एक तो जो स्पेंडिंग है, जो स्टेट्स जो अब खर्च करेंगी एजुकेशन के लिए, वो 6% कर दिया गया है। अभी तक 4% ऑफ जीडीपी खर्च होता था, लेकिन इसको बढ़ा के इन्हें 6% करना है, इस बार ये बोला गया है। दूसरा है जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम अब चेंज कर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया है। और डिजिटल लिटरेसी के लिए भी काम करेंगे। तीन चीज़ हो गई, एक तो एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया, जीडीपी को 6% बढ़ाएंगे फॉर एजुकेशन, मतलब 6% ऑफ जीडीपी खर्च करना है इन एजुकेशन। और डिजिटल लिटरेसी पे भी काम करेंगे। फिर मदर टंग में जितना हो सके उतना पढ़ाने की कोशिश करेंगे अप टू क्लास 5। मदर टंग जैसे आप यूपी के हैं तो आपको हिंदी में पढ़ाएंगे, अगर आप साउथ इंडियन में तमिल तेलुगु में पढ़ाएंगे तो मदर टंग में पढ़ाएंगे अप टू क्लास 5 जितना पॉसिबल हो सकेगा। बोर्ड एग्जाम को हल्का किया जाएगा, उनको रीडिज़ाइन किया जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं हमारे 10th 12th में उनको। फिर फ्लेक्सिबल हॉलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी यूजी डिग्री दी जाएंगी फॉर 3-4 ड्यूरेशन। जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो मान के चल, बीटेक में ये लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको नॉर्मल सर्टिफिकेट दे देंगे, सेकंड ईयर में आपको डिप्लोमा की डिग्री दे देंगे, थर्ड ईयर में आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, और फोर्थ ईयर में आपको आपका सर्टिफिकेट प्लस रिसर्च वाली डिग्री देंगे। तो ऐसे होगा, फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री, और फोर्थ ईयर में डिग्री प्लस रिसर्च वाली डिग्री। तो ऐसे तोड़ तोड़ के देंगे अब आपको बीटेक में। और अब एमफिल नहीं होगा, ये जो एमफिल होता था अब नहीं होगा, अब इसके लिए 1 या 2 ईयर का पीजी प्रोग्राम होगा, अब एमफिल नहीं होगा, एमफिल जैसा कुछ नहीं होगा। और जो कॉलेज को एफिलिएशन मिलता था, मतलब एफिलिएशन मतलब मान्यता, एफिलिएशन मिलता था, अब वो हर 15 साल में उन्हें लेना पड़ेगा, हर 15 साल में वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा बता दिया, बस आपको लिमिटेड हल्का हल्का ध्यान रखना है। तो और भी चीज़ें में देखिए, एक ये भी है, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ऑटोनोमस बॉडी स्टैब्लिश हो रही है, इस बॉडी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, तो इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी असेसमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो बस नाम याद रखिएगा, NETF बोलेंगे इसे, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, असेसमेंट करने के लिए। बस ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, अब बीएड भी 4 साल का होगा, ये और ध्यान रखिएगा, बीएड। और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है पढ़ाने के लिए। बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। ये 2030 से ऐसा हो जाएगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर टीचर बनना है तो 4 साल की बीएड करोगे तभी आप टीचर बन पाओगे। ये तो SC ST OBC को वो इंसेंटिव दिए जाएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी बोला जाएगा कि वो स्कॉलरशिप दें। ये तो नॉर्मल है, अगर आपके पास ऑप्शन भी आता है तो भी आप कर लेंगे। तो बस इतना ही इसमें जानना था। बस एक इंपॉर्टेंट आपके लिए तो ये कि तो एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया गया है, जीडीपी का हम 6% से ज़्यादा खर्चा करेंगे। ये बीएड वाला मैंने आपको बता ही दिया, एमफिल खत्म कर ही दिया, बस इतना ध्यान रखिए। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, अभी नाइट कर्फ्यू टू एंड अंडर अनलॉक 3। अब अनलॉक 3 कर रहे हैं नाइट कर्फ्यू, तो इसमें अनलॉक 3 क्या है, ये खोलना शुरू कर रहे हैं। तो मतलब अनलॉक 3 कर रहे हैं, मतलब लॉक करा होगा 3 बार, तो 3 बार लॉकडाउन हो चुका है, अभी तीसरी बार का अनलॉक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब इसमें क्या क्या बोला है कि रात में घूमना फिरना अलाउ है, इंटरनेशनल एयर ट्रेवल अलाउ है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग, जिम स्विम सब खुलेंगे। क्या नहीं खुलेगा, मेट्रो नहीं खुलेगी, स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल ये सब एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं खुलेगा, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन जितने अगर आपको फंक्शन करने, शादी ब्याह करना, वो सब अभी नहीं होगा। तो ये तो ऐसी मैंने आपको बता दिया। जो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसके लिए मैंने लिखा वो ये है कि ये जो गाइडलाइन जारी करी है स्टेट वो सेंटर, तो किस बेसिस पे कर दी, तो NDMA का एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एक ही एक्ट है, इसको आप हर जगह यूज़ करिए, 2005 का। इसके तहत सेंटर जो है वो गाइडलाइन जारी कर सकता है फॉर कोविड। यही एक्ट के थ्रू लॉकडाउन भी लगा था, मैं आपको बता देता हूँ। इसी एक्ट के थ्रू जो कोविड है उसको हमने क्या कहते हैं, डिजास्टर घोषित किया था। जो कोविड-19 है उसको हमने डिजास्टर घोषित कर दिया था, तो इसी एक्ट के थ्रू करा था, अंडर NDMA एक्ट 2005। इसी के तहत हमने लॉकडाउन लगाया था सेंटर ने, और इसी के तहत डिजास्टर ने। अगर यही गाइडलाइंस अगर स्टेट शो करता, ये तो सेंटर ने करी है, सेंटर ने गाइडलाइन करी है। अगर स्टेट करता तो उसके लिए एक्ट दूसरा, उसके लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट या डिजीज एपिडेमिक एक्ट, जैसा भी आप बोलें, एपिडेमिक डिजीज एक्ट लिख देते हैं। अगर स्टेट गाइडलाइन जारी करेगा तो इसके थ्रू करेगा, उसके लिए NDMA एक्ट नहीं है। और अगर सेंटर जारी करेगा तो वैसे तो सेंटर ही गाइडलाइन जारी करता है, तो NDMA एक्ट 2005, इसी की वजह से लॉकडाउन लगा था, और इसी की वजह से हमने डिजास्टर घोषित करा है कोविड-19 को। और जो हमारा डिजास्टर है,
डिजास्टर अगर बोलेंगे तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अगर आपने 7 शेड्यूल पढ़े होंगे तो उसमें 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। बस इसमें यही जानना था। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ये क्वेश्चन था, डिफेमेशन नोटिस सेंड टू आप लीडर इतना, तो डिफेमेशन नोटिस भेजा गया, तो हमें ये नहीं जानना किसको भेजा है। डिफेमेशन क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी। डिफेमेशन होता है कि हमने किसी के लिए कुछ गलत बोल दिया, उसकी भावना को ठेस पहुंच गई। तो डिफेमेशन कैन बोथ बी अ सिविल रॉन्ग और अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो ये सिविल ऑफेंस भी है और एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। तो इसके लिए दो सेक्शन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, सेक्शन 499 और सेक्शन 500, ये दो है। सेक्शन 499 में तो डेफिनेशन बताई गई है डिफेमेशन की, कैसे भी, भली साइंस के थ्रू, भली विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, कैसे भी अगर आप किसी की भावनाओं को आहा करते हैं तो ठेस पहुंचती है किसी की भी फीलिंग्स को, तो वो ये डिफेमेशन कहा जाएगा। तो एक इसमें एक्सेप्शन है कि अगर वो सच्चाई के लिए अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, अगर लगता है कि ये पब्लिक के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है फॉर अ पब्लिक गुड, तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। अगर हमने कोई अच्छी काम के लिए डिफेम करा है किसी को तो वो नहीं माना जाएगा, पेनल्टी नहीं होगी। तो एक इसका एक्सेप्शन है। 500 में उसका पनिशमेंट लिख रहा है कि तो आपको 2 साल की सजा हो जाएगी, 2 इयर्स जेल और अ फाइन, या दोनों चीज हो सकती है। तो सेक्शन 500 में आईपीसी में क्या लिख रहा है, पनिशमेंट लिख रहा है। सेक्शन 499 में डेफिनेशन लिख रही है। कौन सा केस है, सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट केस का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मान ली गई थी ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ की। तो आपको बस इस सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ लॉ, मैं इसलिए आपको ये सब बताता हूँ क्योंकि सीएपीएफ एग्जाम बहुत बार अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वो केवल क्या करता है कि नाम लिख देता है कि ये केस किससे रिलेटेड है, ये केस किससे रिलेटेड है, ये केस किससे रिलेटेड है, तो आपको बस याद करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सारे केस तो जो भी होता है मैं लिख देता हूँ। यहाँ कहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैंने लिखी है, मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ। तो ये आप केस नाम का नाम ध्यान रखिएगा, सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, रिलेटेड है हमारे क्या कहते हैं डिफेमेशन से, बस इसमें और कुछ नहीं जानना। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, पे 64 लाख टू फैमिली फॉर स्टूडेंट डेथ एनजीटी। अब एनजीटी बोल रही है कि इतना पैसा दो इस स्टूडेंट की फैमिली को। अब एनजीटी कैसे बोल सकती है कि इतना पैसा दो, तो ये है इसलिए क्योंकि एनजीटी एक्ट एज अ सिविल कोर्ट, एनजीटी के पावर है एज अ सिविल कोर्ट, तो वो डायरेक्ट कर सकती है किसी को भी, सिविल जो पावर्स होती हैं कोर्ट की कि इतना पैसा दो क्या दो। तो एक ये बच्चा मर गया था किसी यूनिवर्सिटी का ड्यू टू गैस लीक, तो इसलिए एनजीटी बोला है। तो हम जान लेते हैं एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी किससे बना है, कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनजीटी एक्ट 2010 से बना है। इसका काम क्या है, जितने भी एनवायरमेंटल रिलेटेड केस होते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड केस होते हैं, वो सब ये देखता है। इंडिया ऐसी पहली कंट्री नहीं है जिसमें एनजीटी था, इंडिया ऐसी थर्ड कंट्री है जिसमें एनजीटी जैसा कुछ आया। पहली जो थी वो हमारी ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी कौन सी है, न्यूजीलैंड है। फिर 5 जगह बैठती है। इसको अपना केस 6 महीने में ख़त्म करना ही पड़ेगा, कोई भी केस आएगा इसे 6 महीने में उसको निपटा के देना है। और 5 इयर्स का टर्म होता है इसकी चेयरपर्सन का, ये तो आपको पता ही है। इसमें जो हमारे सीपीसी के एक्ट हैं वो काम नहीं करते, एक काम करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर डिग्री होती है सिविल कोर्ट, इसी के अनुसार सिविल कोर्ट की डिग्री होती है, इसीलिए फाइन दे पा रहा है, ये और चीज़ ध्यान रखनी। और ये लास्ट वाला पॉइंट कि किस किस केस में काम नहीं करता, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक तो ये, और एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का। इन 2 केसेस में एनजीटी का कोई अधिकार नहीं है, इन 2 केसेस में एनजीटी वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये 2 जो एक्सेप्शन है जिनमें वो काम नहीं करता वो याद रखना है, बाकी सब में तो काम करेगा तो याद मत करिए, लेकिन ये 2 हैं जिनमें वो काम नहीं कर सकता एनजीटी, उसका कोई अधिकार नहीं है। एनजीटी हैव नो राइट्स टू डू एनीथिंग इन दीज राइट्स। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है, बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ अब इसमें। सो आप पढ़ सकते हैं और जिसको डिटेल पढ़नी है। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये क्या, नटेशा ऑफ राजस्थान टेम्पल रिटर्न टू इंडिया। तो इसमें क्या होता है, चोर जो थे इस मूर्ति को लेकर चले गए थे और यहाँ पे एक डमी मूर्ति रख गए थे, लेकिन अब ये केस जीत गए तो अब ये वापस आ रही है। तो हमें इतना याद नहीं रखना, बस हमें याद रखना है कौन सी मूर्ति है। तो ये नटेशा इसका नाम है। किससे बनी है, रेयर सैंड स्टोन आइडल, सैंड स्टोन की मूर्ति है, सैंड स्टोन पत्थर होता है सैंडस्टोन। किस स्टाइल की है, प्रतिहारा स्टाइल, प्रतिहारा स्टाइल ऑफ राजस्थान, प्रतिहारा। बहुत सारी टाइप होती है पेंटिंग की, तो ये प्रतिहारा टाइप है, स्टाइल ऑफ पेंटिंग होती है जो राजस्थान में होती है, राजस्थान की है। तो आपको नाम याद रखना है नटेशा, नटेशा मूर्ति का नाम है। किससे बनी है, सैंडस्टोन से बनी है। कौन से स्टाइल है, प्रतिहारा स्टाइल है राजस्थान की। और कौन से मंदिर से चोरी हुई थी, तो घटेश्वरा, घटेश्वरा टेम्पल बरौली राजस्थान, घटेश्वरा टेम्पल बरौली राजस्थान। तो आपको ये किए याद रखना है। 4-5 चीजें, नाम क्या मूर्ति का, किस चीज से बनी है, कैसा टाइप है, तो प्रतिहारा टाइप है। कौन सा टेम्पल है, तो घटेश्वरा टेम्पल बरौली राजस्थान। यहाँ पर कल का आंसर सबने सही दिया, वाराणसी आंसर है, वाराणसी भोलेनाथ का टेम्पल था वो, काशी विश्वनाथ भोलेनाथ। तो वो कल का मेरे को अच्छा लगा, लेकिन अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि बस
20 से 30 स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, जबकि लोग कम से कम 1K स्टूडेंट देखता है, 1000 स्टूडेंट देख रहा है, लेकिन 20 से 30 लोग आंसर दे रहे हैं। तो क्यों नहीं दे रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या एक अगर कमेंट कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर आपको आंसर पता है तो दीजिए, नहीं पता तो प्लीज़ उधर लिख दीजिए कि सर नहीं आता। इतना भी चलेगा, लेकिन प्लीज़ कमेंट्स करिए यार। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम तो पढ़ाना है, तो मैं तो पढ़ाऊंगा अच्छे से। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये फिर से देखिए आ गई, राजस्थान स्पीकर मूव सुप्रीम कोर्ट। अभी राजस्थान का तो मामला भाई खत्म ही नहीं हो रहा, इसलिए मैंने आज एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ाया नहीं आपको, कि अब तो लोग भी बोलते हैं सर आप कितना पढ़ाएंगे। तो मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ, राजस्थान के जो स्पीकर हैं वो फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है इन 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आपको पता है, एंड 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। तो अभी जो हाई कोर्ट है उसने बोला है स्टेटस को मेंटेन करो। स्टेटस को क्या होता है, जैसे हो वैसे ही रहो, कोई डिफेक्शन नहीं हो सकता अभी। तो स्पीकर जो है राजस्थान के वो चलेगा सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा कैसे कर सकता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कैसे अधिकार आ सकता है इन 10th शेड्यूल, जबकि जो 10th शेड्यूल में उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही अधिकार ले सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन सा होता है? लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो यही लोग अधिकार होता है, तो कोर्ट कैसे आ सकता है? ऐसे कीतो ओलोवान केस देखिए, यहाँ लिख भी रहा है कीतो ओलोवान केस, अब तो आपको रट गया होगा। इसमें यही बोला गया था, जब स्पीकर डिसीजन ले जब कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाए तब कोर्ट में जाया जाता है। ये थोड़ी है कि अभी प्रोसीडिंग चल रही है। अभी तो स्पीकर ने पूछा था कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अभी डिस्क्वालीफाई थोड़ी करा था। ये डायरेक्ट कोर्ट में कैसे चलेगा? तो बहुत कुछ है इसमें घुसा हुआ है, लेकिन हमें इतना नहीं जानना है, पॉलिटिक्स चल रही है। तो हमें जानना है एंटी डिफेक्शन लॉ किस में आता है, 10th शेड्यूल में आता है, किस में ऐड किया था, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। ये सब आपको मैं बता ही चुका हूँ। 2-3 मर्जर इसका एक्सेप्शन है। हेड कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर हेड करेगा। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अंदर केस कीतो ओलोवान। बस इसमें यही याद रखना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये सेंट्रल विस्टा करके था। सेंट्रल विस्टा क्या है? एक प्रोजेक्ट का नाम है जो हमारा पार्लियामेंट बन रहा है नया। देखिए क्या क्या बन रहा है अंडर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, क्या क्या बन रहा है। एक तो हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है, हमारी मिनिस्ट्री की बिल्डिंग बन रही है, और राष्ट्रपति भवन बन रहा है, टू इंडिया गेट, ल्यूट इन दिल्ली। इन तो ये जो जितनी चीजें बन रही हैं, ये प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसके तहत बन रहा है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? हमारी नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बन रही है, नई जो मिनिस्ट्री की बिल्डिंग बन रही है, वो इसके तहत बन रही है अंडर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो आप प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी बता चुका था क्यों बन रही है नई क्या कहते हैं पार्लियामेंट, क्योंकि 2026 में हमारे जो लोकसभा है उसके मेंबर्स बढ़ जाएंगे, इसीलिए इसको नई पार्लियामेंट की जरूरत है, क्योंकि इसमें ऑक्यूपेशन कम है हमारे पुराने वाले में। तो आपको बस याद रखना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक सवारी। तो एंटीबायोटिक्स इतने दिए जा रहे हैं इनको गाय भैंसों को कि बहुत वरी होगा। ये भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की तरह काम कर देंगे। इतना इनको दवाइयाँ दी जा रही हैं कि सब बेकार कर रहे हैं। जो अभी इन्होंने क्या करा, लोगों को तो बेकार कर ही दिया, अब जानवरों पे उतर आए, इतनी एंटीबायोटिक दे रहे हैं जानवरों को भी। तो इसमें बस यही लिख रहा था। तो इसमें जो लिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको यहाँ 2 एंटीबायोटिक्स का नाम बताऊंगा जो बहुत न्यूज़ में रहती हैं, आप इनको लिख लीजिए। अरे चल जा भाई, देखिए हो गया। ये एक बार होके ही रहता है। एल्फा टॉक्सिन, एल्फा टॉक्सिन बोलते हैं। एक तो एल्फा टॉक्सिन है, एक है माल्टोडेक्स्ट्रीन। ये 2 आप नोट कर लीजिए अगर आपके नोट्स हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये पूछ लेते हैं एल्फा टॉक्सिन और मेल्टोडेक्स्ट्रीन ये किससे रिलेटेड है। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं जो इनको जानवरों को दी जाती है, लाइव स्टॉक को दी जाती है, और ये बहुत खराब होती है इनके लिए। जैसे अगर आपने वल्चर के लिए पढ़ा होगा तो वल्चर के लिए भी एक डेक्लोनेफेक करके होती है, मेलॉक्सिकाम उसका वो आ गया है, मेलॉक्सिकाम। ये सब वल्चर के लिए होती हैं। तो ये आपको नहीं जानना, आपको जानना है एल्फा टॉक्सिन और मेल्टोडेक्स्ट्रीन ये किसके रिलेटेड है, लाइव स्टॉक से रिलेटेड है। ये इनको दी जाती है एज ए एंटीबायोटिक, और इनके लिए अच्छी नहीं है। बस इन 2 का आप नाम याद रखिए, और आप इसमें कुछ मत याद रखिए। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ टर्की अप्रूव्स अ न्यू सोशल मीडिया लॉ। अब देखिए टर्की ने नया लॉ अप्रूव कर दिया। इस लॉ का हंसी आ रही है। टर्की एक ऐसा कंट्री, आपको ध्यान आना होगा, आर्टिकल 370 जब हमने जम्मू कश्मीर में हटाया था, टर्की ऐसा कंट्री था जो पाकिस्तान का साइड दे रहा था। देखिए यही ओनली कंट्री है तो पाकिस्तान के साइड खड़ा हो गया। तो अब इसने क्या करा है, न्यू सोशल मीडिया लॉ लाया है कि कोई भी मैसेज अगर सोशल मीडिया पे इनके लोग इधर से उधर भेजेंगे तो किसी को भी ऑल्टर कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो इनका राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल खत्म कर दिया है। राइट टू प्राइवेसी खत्म, नो राइट टू प्राइवेसी इन टर्की। अब तो यही हो गया।
बस आपको याद रखना है। राइट टू प्राइवेसी है वो खत्म हो चुका है टर्की से, क्योंकि अब इनके कोई भी मैसेज आएंगे सोशल मीडिया पे, भले फेसबुक, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट से, तो उनको रोक सकता है, उनको बंद कर सकता है, उनको ऑल्टर तक कर सकता है। और वो डेटा लोकलाइजेशन के लिए बोला है, तो इंडिया भी बोल रहा है सारी कंपनियों के अपना जितना डेटा है वो अपने देश में स्टोर करो, बाहर क्यों ले जा रहे हो। तो टर्की भी बोला जितनी वहाँ सोशल मीडिया की साइट्स हैं कि अपना डेटा लोकलाइजेशन करो, हमारे यहाँ कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो बस इतना इसमें जानना है। नेक्स्ट न्यूज़ इज प्रोटेस्टिंग इज अ फंडामेंटल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आप हर जगह यूज कर सकते हैं, एज ए एसए में भी, कि यूएन तक बोल रखा है, यूएन के चार्टर तक में लिख रहा है कि प्रोटेस्टिंग इज अ फंडामेंटल राइट। ये कौन सा है? अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। इसका आर्टिकल 21 के तहत बोला है, अंडर आईसीसीपीआर के तहत बोला है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। अब प्रोटेस्ट कैसे हो सकता है? अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, या तो ऑनलाइन या पर्सन में, इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। बताइए, ह्यूमन राइट तक है, फंडामेंटल राइट तो है ही और ह्यूमन राइट भी है। ये देखिए, तो प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, ये आप अपने एसे में कहीं यूज करिएगा, इसलिए मैंने बता दिया। इंडिया के लिए, इंडिया में भी है कि इंडिया में जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, वो अंडर आर्टिकल 19 में। अगर स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो 19 का 1 का भी बी, इसको आप घर जाके रीड करिएगा। इसमें ये लिख रहा है राइट टू प्रोटेस्ट इज अ पीसफुल, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यही करके लिखा हुआ है। मैंने आपको बता दिया, ये भी हमारे यहाँ भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू ऑर्गेनाइज पीसफुली एंड प्रोटेस्ट, ऐसे करके है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत में भी अच्छे से दे रखा है। बस आपको आर्टिकल का नाम याद रखना है कि इंडिया में भी एक राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट है, अगर वो पीसफुली हो रहा है तो इसके लिए केस भी है, अगर आपको ध्यान होगा पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, जो रामलीला मैदान का केस है, एक रामलीला मैदान केस, रामलीला मैदान केस, ये करीबन 2012 में हुआ था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया था कि हाँ, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट बोला था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। तो आप केस का नाम भी याद रख सकते हैं, रामलीला मैदान केस है। आर्टिकल ये रहा जो इंडिया के अकॉर्डिंग, मैं इंडिया के अकॉर्डिंग बता दिया और यूएन के अकॉर्डिंग बता दें। यूएन में जो आईसीसीपीआर का आर्टिकल 21 है और ये हमारे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19(1)(b). सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, आरबीआई मस्ट कंटिन्यू मॉनिटरी ईजिंग पॉलिसी। तो मैं आपको बताना चाह रहा था मॉनिटरी ईजिंग क्या होता है, बहुत लोग पता नहीं होता किसी किसी को, तो ये आप पढ़ लीजिए मॉनिटरी ईजिंग क्या होता है। देखिए, जिसमें 2-3 चीज़ तो जान लीजिए। पहले होती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? जैसे हमारी आरबीआई, आरबीआई हमारी क्या, सेंट्रल बैंक है, आपको ये तो पता है, आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक है, सबकी बड़ी बैंक है। तो अगर आरबीआई पैसा देती है कमर्शियल बैंक को, आरबीआई पैसा देगी छोटी छोटी बैंकों को, जितनी बैंक है अगर उससे लैंडिंग चाहती है, तो जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगी उसको बोलेंगे हम रेपो रेट, और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देगी उसको बोलेंगे हम रिवर्स रेपो रेट। तो आप दो चीज़ तो ये याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन आ जाती है। रेपो रेट क्या होता है? अगर सेंट्रल बैंक किसी कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे पैसा देगी तो वो होगा हमारा रेपो रेट, और अगर कमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई को पैसा देगी, सेंट्रल बैंक को पैसा देगी, उसको बोलेंगे हम रिवर्स रेपो रेट। तो ये दो कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने इकोनॉमिक्स का ये बता दिए। एक जो यहाँ मॉनेटरी ईजिंग है, तो ये क्या होता है? जैसे अगर आरबीआई पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को, किसी भी बैंक को, जिस दर पे वो पैसा, अगर उन्होंने अपनी दर कम कर दी है ये, तो उसको हम बोलेंगे मॉनेटरी ईजिंग। अगर वो अपनी रेपो रेट को कम कर लेती है, अगर आरबीआई अगर रेपो रेट को कम कर देती है, तो उसके क्या होगा? मॉनेटरी ईजिंग बोलेंगे उसे, कि मॉनेटरी ईजी हो गई है। इससे क्या फायदा होगा लोगों को? अगर आरबीआई कम ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक को पैसा देगी, तो कॉमर्शियल बैंक भी पब्लिक को कम ब्याज दर पर पैसा देंगे, तो पब्लिक का इससे फायदा हो जाएगा। अब पब्लिक को लोन चाहिए, अब लोन था पहले 10% पे, अब 10% है, अब ज़्यादा लोग लोन ले नहीं रहे हैं, 10% है। तो आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई ने अपने रेपो रेट कर दी, पहले 5 थी तो अब 4 कर दी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो कमर्शियल बैंक भी क्या करेगी? जो उनकी लोन की जो लैंडिंग रेट है उसको 10 से घटा के 9 कर देगी, तो इससे पब्लिक का फायदा हो जाएगा। तो मॉनिटरी ईजिंग करिए। एक होता है मॉनिटरी टाइटिंग पॉलिसी, तो टाइटिंग में उल्टा हो जाता है। आरबीआई क्या करेगा कि अपनी लैंडिंग रेट को बढ़ा देगा, लैंडिंग रेट वो 1-2% बढ़ा देगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? वो जो लोन के लिए लैंडिंग रेट है वो भी बढ़ा देगा, तो पब्लिक को लोन नहीं मिल पाएगा। तो ये इन्फ्लेशन के अनुसार, इन्फ्लेशन को कम ज्यादा करने के लिए, महंगाई को कम ज्यादा करने के लिए आरबीआई ऐसे कदम उतारता रहता है। तो इसको बोलते हैं मॉनिटरी ईजिंग पॉलिसी, होता है मॉनिटरी टाइटिंग पॉलिसी। तो इसमें मैंने आपको डिटेल हिंदी में समझाया इसीलिए, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन को लिखिए, मैं कल फिर समझाऊंगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ आई थिंक आर ओवर। हाँ, तो आज इतना ही था। तो आज का क्वेश्चन ये है, आरबीआई एस्टेब्लिश्ड कब हुई है, अंडर विच एक्ट और किस डेट को, या सन बता दीजिएगा। तो आप, अगर आपको आरबीआई का एक्ट पता होगा
तो आप वैसे ही बता देंगे। तो आरबीआई कब एक्ट हुई है, किस एक्ट के थ्रू बनी है आरबीआई। और एक हमारा क्वेश्चन है कि हमारी ओल्डेस्ट बैंक कौन सी है। 2 क्वेश्चन है आज। ओल्डेस्ट बैंक कौन सी है और आरबीआई कैसे स्टैब्लिश हुआ है, ये आज का क्वेश्चन। सो आई थिंक यू लाइक माई लेक्चर, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने लोग देख रहे हैं वो एक शेयर एक लाइक करेंगे। अब तो मैं रोज बोलता हूँ लेकिन लोगों पे कोई असर नहीं है 1000 लोग देख रहे हैं, कम से कम 500 लाइक्स तो होना चाहिए, 1/2 लाइक्स तो हो नो। इतने भी नहीं हो रहे, मुश्किल से 100-125 लाइक्स होते हैं। अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। और हाँ, अगर 3-4 लोग ने देखा डिसलाइक कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ यूज़ कमेंट सेक्शन, मुझे बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ है। डिसलाइक कर रहे हैं वेरी गुड, लेकिन कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए सर आप ये गलत पढ़ा रहे हैं इसलिए हमने आपको डिसलाइक करा है। तो जो भी लोग डिसलाइक कर रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल, बाय बाय।